नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का संविधान के इस मॉर्निंग सेशन में। और आज हम लोग अपनी परिचर्चा करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर। इस बीच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग हमारे साथ आज की परिचर्चा में जुड़ेंगे उनका परिचय इस तरीके से। रोहित सिंह लोधी, उत्तर प्रदेश पुलिस में आप जवान हैं और आज रोहित का बर्थडे है, तो लक्ष्य परिवार और हम सभी इस सेशन में भाग लेने वाले लोगों की तरफ से रोहित सिंह लोधी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव मोहन सिंह लोधी, पन्ना, मध्य प्रदेश से। समर सिंह राजपूत, डॉक्टर हरीश चंद्रा, अनूप कुमार वर्मा, सर्वेश कुमार लोधी, गजेंद्र, हरेंद्र प्रताप सिंह, गुड मॉर्निंग हरेंद्र, समर सिंह, उसके अलावा हमारे चंद्रशेखर शास्त्री, श्याम राजपूत, सुशील लोधी, इंजीनियर सुनील लोधी बांदा से। मैं ठीक हूँ। समर, हाउ आर यू? और पढ़ाई कैसी चल रही है? डॉक्टर नारायण पटेल कल लाइव दिखाई दे रहे थे हम लोगों को, लगे शायद नेट में कुछ दिक्कत थी तो वो बहुत क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। अमित राजपूत, गुड मॉर्निंग, नमस्कार अमित। शास्त्री जी कैसे हैं? जय कुमार लोधी, नमस्कार जय कुमार, हाउ आर यू? सुमेर लोधी राजपूत, वेरी गुड मॉर्निंग सुमेर। चलिए, हरिओम लोधी राजपूत, हिमांशु, हमारे केशव जो है औरैया से हमारे बीच में, दिव्यापुर से कुंवर राजीव लोधी, गुड मॉर्निंग राजीव जी। लोधी नितेश राजपूत, गुड मॉर्निंग नितेश। अवनीश नरवरिया भिंड से हमारे बीच में। चलिए, बहुत अच्छा। देवेंद्र पटेल, गुड मॉर्निंग। सुशील लोधी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। लक्ष्य परिवार कासगंज की तरफ से रोहित जी को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर सौरभ राजपूत एटा से हमारे बीच। लोधी शैलेंद्र राजपूत, नोएडा से हमारे बीच में। उदय सिंह लोधी, स्वागत है आपका। शैलेंद्र राजपूत, वंदना राजपूत, पीएस लोधी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। हरिचरण फौजी जी हमारे बीच में हैं, राठ स्वामी जी की पावन भूमि से। जय किशन राजपूत, पीएस लोधी, वंदना राजपूत, गुड मॉर्निंग। फाइन वंदना, आई एम फाइन, हाउ आर यू? और हाउ आर राहुल देव, कैसे हैं? डॉक्टर सोमेंद्र कुमार, लक्ष्य के प्रांतीय उपाध्यक्ष। भगवान शरण राजपूत जी हमारे बीच महाराष्ट्र से। लोधी हेमंत राजपूत हमारे बीच इंदौर से। लक्ष्य के समर्पित स्वयंसेवक मुकेश राजपूत, गुड मॉर्निंग। शिवशंकर राजपूत, वेरी गुड मॉर्निंग शिवशंकर। घनेंद्र लोधी जी हमारे बीच में हरिद्वार से, उत्तराखंड से। यश राजपूत कन्नौज से। लोधी अनिल वर्मा इटावा से। ओम प्रकाश सिंगरौल हमारे बीच मध्य प्रदेश से। केशव राजपूत, लक्ष्य के राष्ट्रीय महामंत्री पूरन सिंह पटेल, भंवर सिंह नरवरिया जी, मुकेश राजपूत, सभी लोगों का स्वागत है। जितेंद्र नरवरिया हमारे बीच में है। उदय सिंह लोधी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग उदय जी। सभी को सुप्रभात, नमस्कार। अनिल जी इटावास में मेडिसिन का काम करते हैं, थोक का आपका काम है मेडिसिन का, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। शिवम राजपूत जी फर्रुखाबाद, लक्ष्य के जिलाध्यक्ष, गुड मॉर्निंग शिवम। रामकृष्ण राजपूत जी लोधी। पुनीत राजपूत, लक्ष्य के स्वयंसेवक, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। आरबीएस लोधी जी भिंड शिवपुरी से। आरबीएस लोधी जी, गुड मॉर्निंग। श्याम बिहारी राजपूत, गुड मॉर्निंग, कन्नौज से। राम लखन राजपूत, तो चलिए। पद्मेश लोधी जी, गुड मॉर्निंग। इंजीनियर शीलेंद्र लोधी, टूंडला फिरोजाबाद से। बहुत ही बेहतरीन काम लक्ष्य टूंडला फिरोजाबाद की टीम ने किया है, आप सभी लोगों को बधाई। भाऊ परिवार बालाघाट हमारे बीच में है। समर्पित समाज से भी लोग, धीरज राजपूत, ऋषभ राजपूत, मनीष लोधी, मनोज कुमार लोधी। भाऊ परिवार बालाघाट, सौरभ लोधी, वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम। मुझे लगता है बालाघाट में सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का काम बहुत सराहनीय है। जितेंद्र नरवरिया, कृष्ण गोपाल लोधी, गुड मॉर्निंग कृष्ण गोपाल। मनीष लोधी राजपूत, प्रवीण लोधी, महेंद्र सिंह राजपूत हैं हमारे बीच में, वेरी गुड मॉर्निंग महेंद्र जी।
कल मुंबई से मदद के लिए फ़ोन आया था समाज की बेटी का। वेरी गुड डॉक्टर साहब। ऋषभ राजपूत, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड। सो लगभग सभी लोग जुड़ चुके हैं और डॉक्टर मोनू राजपूत कासगंज थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं, फिर हम लोग अपना सेशन आरंभ करेंगे। सचिन राजपूत अलीगढ़ से हमारे बीच में। भगत सिंह लोधी महुआ से, वेरी गुड मॉर्निंग भगत जी। भारत सिंह जिला अध्यक्ष ललितपुर से। भरत, हाउ आर यू। मनोज कुमार लोधी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस में है। मनोज कुमार जी बदायूं से, स्वागत है मनोज जी आपका। लोधी प्रेम राजपूत हाथरस उत्तर प्रदेश से। लोधी प्रेम राजपूत हमारे गृह जनपद से हैं और युवा सक्रिय समाज सेवी हैं। नमस्कार प्रेम। नरेश बाबू लोधी लक्ष्य अमापुर कासगंज के अध्यक्ष। अजय सिंह पवार, स्वागत है आपका इंदौर से। तो लगभग सभी लोग आ चुके हैं। 62 लोग परिचर्चा में जुड़ चुके हैं। 63 लोग। तो हमारा 50 से ऊपर लोग रहते हैं नियमित, कभी कभी 100 भी हो जाते हैं। तो आज हम लोग अपनी परिचर्चा आरंभ करने वाले हैं। सुशील लोधी हैं इस बीच में, और चंद्र प्रताप सिंह विद्यार्थी, यशपाल सिंह राजपूत, वीरेंद्र राजपूत बदायूं से, भरत सिंह, आलोक प्रताप सिंह। बदायूं क्षेत्र से आमतौर पे कम लोग निकलते हैं, लेकिन इस समय मैंने देखा बदायूं से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, बदायूं उत्तर प्रदेश से। तो हम लोगों को लगता है जल्दी ही बदायूं आना पड़ेगा। आलोक प्रताप सिंह लोधी, जितेंद्र सिंह लोधी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। जितेंद्र लोधी और इनकी पूरी टीम बहुत अच्छा कार्य करती है टीकमगढ़ में। बॉबी लोधी राजपूत, इंजीनियर प्रवीण लोधी लक्ष्य के युवा स्वयंसेवक, पूरे देश में आप लक्ष्य का सोशल मीडिया आदि कार्य देखते हैं। रवि लोधी, लवकुश सिंह लोधी, गुड मॉर्निंग। जयवंती लवकुश। तो चलिए आज का सेशन हम लोग आरंभ करते हैं। और अनार सिंह वर्मा जी, गुड मॉर्निंग। चलिए कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार हम लोग कर लेते हैं। हालांकि आज 5 मिनट सेशन लेट हुआ है हमारा स्टार्ट, पर कोई नहीं, 2-4 मिनट और जो है वेट कर लेते हैं। अनुराग सिंह हमारे बीच में जुड़े हैं, अनुराग जी। और वीरेंद्र राजपूत जी बदायूं से, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि संख्या पूरी हो चुकी है। और आशीष बादशाह राजपूत, गुड मॉर्निंग आशीष। आशीष हमारे औरैया से हैं। और चलिए, आज जो है रोहित का बर्थडे है, तो स्पेशल जो है आज का सेशन रोहित के लिए हुआ। और अब हम लोग आरंभ करते हैं। तो आप लोगों को, सभी लोगों को याद होगा कि पिछला जो सेशन हमने परसों लिया था, कल का जो सेशन था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर था। और जो परसों हम लोगों ने सेशन लिया था वो सेशन था संविधान के अनुच्छेद 122 तक की हमने चर्चा की थी। आर्टिकल 122 तक हमने चर्चा की थी। और अब तक हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा में विधायी प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया, बजट, ये सारी चीज़ों की हमने चर्चा कर ली थी। इस बीच में कुछ और भाई लोग जुड़े हैं। विनय लोधी हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से, और धर्मेंद्र सिंह हिंदुस्तानी हमारे बीच में है विशाखापट्टनम से, उनका भी स्वागत है। नरेंद्र राजपूत हैं शाहजहाँपुर से, और यश प्रताप हैं नहीं, सेशन लेट स्टार्ट हुआ है आज। सेशन एक्चुअली आपकी एफबी पर लेट नहीं आया, मुझे थोड़ा सा 3-4 मिनट लेट सेशन स्टार्ट मैं कर पाया हूँ। 8:15 के बजाय 8:20 या 8:19 पे हमने स्टार्ट किया है, और उसके 1-2 मिनट आपको मिलने में, सेशन लाइव मिलने में लग जाते हैं। तो वही जो 6-7 मिनट का अंतर है, थोड़ा सा मेरी तरफ से डिले है। सत्यपाल सिंह राजपूत। चलिए, तो हम लोगों को, आप सभी को याद होगा कि पिछला जो सेशन था उसमें हमने आर्टिकल 122 तक की बात कर ली थी। और एक आर्टिकल 122 तक हम लोगों ने लगभग संसद और विधायी प्रक्रिया और कार्यपालिका, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने चर्चा किया था। कृष्णा सिंह लोधी और स्वाति कौशल, आप दोनों लोगों का भी इस चर्चा में स्वागत है। अब हम लोग अनुच्छेद 123 से आगे बढ़ेंगे। तो आप सब लोगों ने देखा था, एक संविधान में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसमें 3 तरह के विधेयक आते हैं।
ओह, महेंद्र सिंह को ड्यूटी जाना है। कोई नहीं महेंद्र जी, आप ड्यूटी जाइए, बाद में आप इस सेशन में देख सकते हैं, ये बाद में उपलब्ध रहेगा, मैं इसको सेव करके शेयर कर दूंगा, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो संविधान के अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 से हम इसकी चर्चा आरंभ करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि अब तक हम लोगों ने लगभग संविधान की जो संसद की जो विधायी प्रक्रिया है, कानून निर्माण की प्रक्रिया है, या आपके जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, या आपके लोकसभा राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन सब की भी हम लोगों ने चर्चा की थी। कुंवर कुलदीप सिंह राजपूत और अवधेश लोधी सीतापुर से आप दोनों लोगों का भी स्वागत है। और लोधी अनिल वर्मा जी की बेटी है मेघा, उसका भी जन्मदिन है, तो हम लोग उनको भी मेघा को बहुत बहुत बधाई देते हैं उसकी जन्मदिवस की। और अनिल जी को भी, ओम शिव वर्मा, रविंद्र सिंह राजपूत। चलिए, तो अब हम आरंभ करने वाले हैं आर्टिकल 123। तो आपने देखा था कि कानून जब बनता है तो कानून बनाने की प्रक्रिया संसद में होती है, और संसद में दो तरह के विधेयक लेके आए जाते हैं, एक साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। साधारण विधेयकों की प्रक्रिया हमने बताई थी कि एक सदन के बाद दूसरे सदन में जाता है और 6 महीने तक वो रुकता है। वित्त विधेयक के बारे में दो प्रावधान है कि एक वित्त विधेयक के अंदर होता है धन विधेयक, और धन विधेयक के लिए केवल 14 दिन जो है जा सकता है राज्यसभा में, और धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और जो वित्त विधेयक है, एक उसमें दो प्रोविजन है, एक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से और एक केवल लोकसभा में। तो मुझे लगता है कानून संसदीय जो प्रक्रिया है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभापति उपसभापति, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उनका चुनाव, राष्ट्रपति, ये प्रक्रिया हम लोग सारी पूरी कर चुके थे। अब हम आते हैं आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 पर। जैसा हमने आपसे चर्चा की थी कि कानून निर्माण का कार्य संसद का है, और संसद के एक सदन से दूसरे सदन में विधेयक पेश किया जाता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जब संसद नहीं चल रही होती है, संसद हमेशा नहीं चलती है, संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद का बजट सत्र, जिसको हम पहला सत्र बोलते हैं, उसके बाद दूसरा जो सत्र है संसद का, तीसरा जो हमारा सेशन आता है वो होता है शीतकालीन सत्र। तो आपने देखा होगा कि कानून जब बनाते हैं पार्लियामेंट में, देश में कानून बनाने का कार्य संसद का होता है। तो संसद जब कोई भी कानून बनाती है तो वो सदन के एक सदन में आता है, दूसरे सदन में जाता है, चर्चा होती है, पास होता है, राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे साल संसद नहीं चलती। संसद जो है 2 महीने चलती है, 2.5 महीने, 3 महीने चलती है, फिर ब्रेक हो जाता है 2 महीने का, फिर चलती है 2-2.5 महीने, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर 2-2.5 महीने चलती है, फिर ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब संसद कंटिन्यूस नहीं चलती है। और आपने देखा होगा कि संसद के दोनों सदनों में संसद के जो सत्र हैं उनमें 6 महीने से के अंदर अंदर उसका एक सेशन हो जाना चाहिए, ये संविधान में प्रावधान है। लेकिन अब मान लीजिए जैसे संसद नहीं चल रही है, संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है इस समय, जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना संकट के कारण जो पार्लियामेंट का सेशन था, बजट सत्र, उसको समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया। अब मान लीजिए आज अचानक से कोई कानून बनाना पड़ जाए, आज अचानक से कोई भी कानून बनाना पड़ जाए, तो ऐसे कानून को बनाने के लिए अब संसद के जो सदन हैं वो तो चर्चा में है नहीं, तो फिर कैसे कानून बने। मान लीजिए कोई इमरजेंसी की स्थिति है और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल रही है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अगर नहीं चल रही है और ऐसे में अगर हमें कानून बनाना पड़ जाए अचानक से, क्यों? क्योंकि कानून बनाने का जो कार्य था वो क्या था? कानून बनाने का कार्य था कि कोई भी विधेयक सबसे पहले आएगा और विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन जब उसको पास कर देता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है और कानून बनता है। तो कुल मिलाकर के कानून निर्माण की यही प्रक्रिया है। लेकिन अब देश में मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई और संसद के सत्र चल नहीं रहे हैं और बुलाना संभव नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना संकट के कारण संसद का सत्र नहीं हो सकता और अचानक से कोई कानून बनाना पड़ जाए कि भाई ये कानून देश के लिए बहुत आवश्यक है, अभी बनना चाहिए इमीडिएटली, तो ऐसे में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो उसके लिए संविधान में एक प्रावधान है आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, और उस आर्टिकल 123 में प्रोविज़न है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश।
और अध्यादेश को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। आप लोगों ने सुना होगा ये शब्द, अध्यादेश को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। तो जो ऑर्डिनेंस पास करने की जो क्षमता है वो राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 123 में। और जैसा कि आप समझते होंगे कि जो 123 में अध्यादेश पारित किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमने जैसा कि देखा था संसद की सारी जो शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में। तो मान लीजिए कैबिनेट यानी प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट अगर कोई डिसीजन ले लेती है कि भाई ये कानून देश हित में अभी बनाना है, तो वो उसका एक प्रस्ताव बना के राष्ट्रपति को पास भेजते हैं, राष्ट्रपति फटाफट उस पर साइन करते हैं और उसको बोलते हैं अध्यादेश। ऐसे में संसद के किसी भी सत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसा कि हमने आपसे चर्चा की थी कि कानून बनाने का कार्य संसद का है और संसद के दोनों सदनों में कोई विधेयक आना चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए, वो विधेयक पास होना चाहिए और राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि कानून निर्माण का कार्य विधायिका का है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं विधायिका ये कार्य नहीं कर रही है, यानी इसमें सांसदों की कोई भूमिका नहीं है। केवल सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री अगर इनको लगता है कि देश हित में कोई कानून बनाना तात्कालिक आवश्यक है तो वो लोग क्या करते हैं, एक मसौदा बना करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं कि आज से ये कानून आपका प्रवर्त हो गया, ये कानून आज से आपके इफेक्ट में आ गया। तो इसको बोलते हैं अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने इन बातों का विशेष ख्याल रखा था कि अगर कभी भी कोई इस तरह के इमरजेंसी प्रोविज़न आते हैं तो उस समय कानून कैसे बनेगा। तो आर्टिकल 123 मतलब आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, तो आप सीधे याद रखना, बहुत सिंपल आर्टिकल है। आर्टिकल 123 मतलब प्रेसिडेंट को पावर है अध्यादेश जारी करने की। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि ऐसे में जब दोनों सदन चलाना संभव नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल रही है और देश हित में तत्काल कोई कानून निर्माण की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और वो अध्यादेश उसी प्रकार से लागू होगा, उसी प्रकार उसकी शक्ति होगी जैसा कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून। तो वो उतने ही पावरफुल होगा जैसे संसद ने एक कानून बनाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दोनों सदनों ने पास करके। अब मान लीजिए कोरोना संकट के कारण इस समय देश में परिस्थिति है कि दवाओं के संबंध में एक कानून बनाना है फटाफट से, तो पार्लियामेंट का कोई भी सेशन बुलाना संभव नहीं है। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर और उनकी मंत्रिपरिषद निर्णय लेकर के वो दे देगी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसी निर्णय के आधार पर अध्यादेश जारी कर देंगे और जो ऑर्डिनेंस है और जो अध्यादेश है वो कानून ही होता है। लेकिन आगे चलकर जब संसद का सत्र होगा तो उस ऑर्डिनेंस को अगर कानून बना के रखना है तो विधेयक के रूप में उसको संसद के दोनों सदनों से पास कराना होगा और यदि पास नहीं होगा तो बाद में चल के क्या है वो लैप्स हो जाएगा, वो बाद में चल कर के क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। वो 6 महीने तक मैक्सिमम इफेक्ट में रहता है डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी। ठीक है, अब आज की जो हमारी चर्चा है उस चर्चा में हम अब संघ की न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए आप लोगों को अगर याद होगा आप सब लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में चर्चा की थी जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि के विषय में हमने चर्चा की थी। उसके बाद आपको याद होगा हमने विधायिका के बारे में चर्चा की थी, यानी संसद के दोनों सदन, विधायक, सांसद कैसे बनते हैं, क्या योग्यता होती है, उनकी कार्रवाई क्या होती है, कानून निर्माण क्या होता है, ये हमने चर्चा की थी। तो कार्यपालिका और विधायिका की चर्चा हम लोग कर चुके थे। तो जैसा मैंने कहा कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसके 3 अंग हैं। क्या 3 अंग हैं? कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति, और विधायिका सारे सांसद चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, राज्यसभा और लोकसभा की कार्य प्रक्रिया। और उसके बाद जो तीसरा है उसको बोलते हैं न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि आते हैं। तो ये हम लोगों के आगे का जो टॉपिक होगा वो भारत की न्यायपालिका के बारे में होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भारत की न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो भारत की न्यायपालिका के शीर्ष पर है। और सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन आता है नीचे? सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट्स आते हैं। हर प्रदेश में हाई कोर्ट्स हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, कई बार 2 प्रदेशों का मिलाकर के भी एक हाई कोर्ट है। और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां हाई कोर्ट की 1 से ज़्यादा खंडपीठ हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश के अगर निवासी हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, इंदौर में है। तो इंदौर और जबलपुर 2 जगह है।
आई थिंक हाई कोर्ट इंदौर में है और उसकी खंडपीठ जबलपुर में है। शाहीनबाग था उसकी थोड़ा 10-15 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए नेट डिस्टर्ब होता है, तो आप लोग उससे परेशान ना हो, वो मुझे लगता है सभी का होता होगा। आप सब लोग जुड़े रहिए, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है 10 सेकंड बाद। तो जबलपुर और इंदौर में मध्य प्रदेश में है, आपने देखा होगा। उसी तरीके से आई थिंक उत्तर प्रदेश में है जैसे आपका, तो उसकी खंडपीठ जो है आपकी लखनऊ में है। कई बार क्या होता है कि 1-2 स्टेट को मिला करके एक ही हाई कोर्ट बन पाता है, हर स्टेट में हाई कोर्ट नहीं होता। ऐसे भी हमने कई सारी जगह पर है, जैसे जो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, तो वहाँ उनका अपना अलग नहीं है। तो कई बार ऐसी भी परिस्थितियाँ हो जाती हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट के बाद हम लोगों ने देखा है कि लोअर लेवल पर छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, और फिर जिला न्यायालय के बाद आपने देखा होगा कि जिला न्यायालय के बाद फिर नीचे लेवल पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट और ये तहसील की जो अदालतें होती हैं, एसडीएम कोर्ट, और ये सब आपको मिलेंगे। तो भारत में न्यायपालिका की एक संरचना है पूरी विधिवत, जिसमें तहसील न्यायालय से लेकर के ऊपर जिला न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायालय जो प्रदेश स्तर पर होता है, और उसके बाद अच्छा ये ठीक है, देवेंद्र पटेल जी ने करेक्ट किया कि हाई कोर्ट जबलपुर में है और उसकी खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। करेक्ट, ग्वालियर और इंदौर में उसकी खंडपीठ है। वेरी गुड देवेंद्र पटेल जी। तो इस तरीके से हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी की सारी न्याय व्यवस्था है। क्योंकि हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि हम केंद्रीय जो व्यवस्था है, पहले संघीय व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन का जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में हमने जो राष्ट्रपति की बात की, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बात की, भारत के उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की बात की प्राइम मिनिस्टर के साथ में, वो भी क्या आता है? भारत की। उसके अलावा हमने भारत की संसद के दोनों सदनों की चर्चा की, दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की योग्यता इत्यादि के बारे में भी हम लोगों ने चर्चाएँ की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आगे हम लोगों ने जो उनकी कार्य और प्रक्रिया है, विधायक निर्माण, विधान निर्माण, कानून निर्माण और अध्यादेश जारी करने की जो व्यवस्था है, वो सारी की सारी हमने केंद्रीय स्तर पर की है। तो अभी जो हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, उनने हमने केंद्र की व्यवस्था को फोकस किया हुआ है कि केंद्र में किस तरीके का सिस्टम है। उसके बाद हम लोग राज्यों पर आएंगे, फिर राज्यों में राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के विधायक, राज्यों की विधानसभाएँ, राज्यों में हाई कोर्ट, इसकी चर्चा हम लोग जो अगले खंड आएगा संविधान का, उसमें करेंगे। अभी पार्ट 5 है, भाग 5 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं संघ के बारे में। तो संघ की कार्यपालिका की हम लोगों ने चर्चा की, संघ की विधायिका की हमने चर्चा की। तो मुझे लगता है विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में सब कुछ लगभग आपको स्पष्ट हो गया होगा, विधायिका क्या है और कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका का मतलब है भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का सहयोग करने के लिए जितने मंत्रीगण और प्रधानमंत्री हैं, उन सबको कार्यपालिका कहते हैं। और उन सब के लिए आपने देखा होगा कि आगे चल कर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है, उनके साथ में जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उन सबको मिला करके हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य होता है कि जो भी विधायिका के द्वारा कानून का निर्माण किया गया है, नीतियों का निर्माण किया है, योजनाओं का निर्माण किया है, उन योजनाओं को, उन नीतियों को, उन कानूनों को धरातल पर एग्जीक्यूट करना, यानी उस कार्य को करना, वो किसका काम है? कार्यपालिका का। देखा होगा आपने, जैसे डीएम है, एसपी है, कमिश्नर है, ये लोग सारे कार्य जो है नीचे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो वो क्या है? एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका। अब आता है विधायिका। तो विधायिका क्या है? जितने भी सांसद हैं दोनों सदनों में, इन सबको मिलाकर के बनती है विधायिका। और इस विधायिका का कार्य होता है विधान बनाना। और ये विधायिका दो सदनों में डिवाइड है, राज्यसभा और लोकसभा। और इसमें ये दोनों कानून बनाती हैं, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून जो है, वो जो विधेयक है, वो कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। तो मुझे लगता है कार्यपालिका और विधायिका के बारे में आप सब लोग स्पष्ट होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। सब लोग आप बता सकते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका क्या है। अब हम आगे आएंगे, संविधान का जो तीसरा स्तंभ है, बेसिकली लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो मीडिया की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया एक अलग सेक्टर है। हम लोग जो बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147,
आर्टिकल 147 तक, आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 147 तक भारत में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, न्यायपालिका के बारे में अनुबंध हैं। सारे के सारे जो उपबंध भारत के संविधान के अनुच्छेदों में दिए गए हैं वो आपके आर्टिकल 124 से लेकर के 147, तो लगभग कितने आर्टिकल हो गए, 24 दूनी 48, 24 आर्टिकल में भारत में न्यायपालिका के बारे में, जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, संघीय न्यायपालिका है, उसके बारे में प्रोविजंस हैं। जैसा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष कोर्ट है और आप लोग अक्सर जो है रोज़ाना उसके बारे में देखते रहते होंगे। तो हम लोग अभी जो चर्चा करेंगे वो इन्हीं संबंधों के बारे में करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है वो क्या है। मैं आर्टिकल जो है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग आर्टिकल को हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद इंग्लिश में उसकी आवश्यकता पड़ती है। उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप लोग यदि चाहें तो वो आर्टिकल आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और इंटरनेट पर वो सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं, आप मतलब गूगल इत्यादि पे जाके उनको सर्च कर सकते हैं। तो संविधान का सबसे पहले अनुच्छेद 124 में हम आते हैं, आर्टिकल 124, और आर्टिकल 124 की जो भाषा है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। उसमें पॉइंट हैं आपके, आई थिंक 4 या 5 पॉइंट हैं, 4। तो चारों में आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 124 हमको क्या बताता है। जैसे हमने कहा कि संघ की एक संसद होगी, आर्टिकल 79, संघ की एक संसद होगी, आपने सुना होगा, और उसमें राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी, आर्टिकल 79 में लिखा है। उसी तरीके से संविधान का अनुच्छेद 124 ये कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या भेद नहीं करती है तब तक जितने भी न्यायाधीश हैं, तो अभी वर्तमान में संभवतः 30 हैं, आप चाहें तो इसको फैक्ट को चेक कर लेना कि भारत में अभी मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने और न्यायाधीश हैं। तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा आर्टिकल 124 के अनुसार, और वो एक मुख्य न्यायाधीश और संसद जितने तय करे उतने न्यायाधीशों से मिलके बनेगा। तो शायद आज की डेट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है और एक आई थिंक 30 के आसपास उसमें उनके सहायक न्यायाधीश हैं। आप देख लेना, इसमें जैसे अरविंद कुमार राजपूत ने जो दिया है वो 34 दिया है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, वो डिटेल नहीं मालूम है कितने हैं, पर आप उसको चेक कर सकते हैं। ये जो संख्या है वो संसद के द्वारा समय समय पर बढ़ाई जाती है। अभी जो हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि सर्वोच्च न्यायालय है क्या, तो भारत का जो शीर्ष कोर्ट है उसको सर्वोच्च न्यायालय कहा गया है, और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसके अलावा संसद जितने लोगों को तय करेगी उतने जो है अन्य न्यायाधीश होंगे। तो वर्तमान में जो संख्या है 1+30 या 1+34, ये अभी वर्तमान में स्ट्रक्चर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 124 में खंड 2 वो ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, आप एक बार इसकी लैंग्वेज को सुन लीजिए, फिर मैं व्याख्या करूँगा। लैंग्वेज ये है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, और वह न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। तो कुल मिलाकर के सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ऐसा करने से पहले जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश है उनसे मतलब जो आपका चाहे हाई कोर्ट के जज हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, दोनों जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और ऐसे में राष्ट्रपति को जो लगता है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनकी सलाह लेंगे, लेकिन अनिवार्य रूप से जो चीफ जस्टिस है उसकी सलाह जरूर ली जाएगी। जैसे मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति को करनी है, ऐसे में कुछ जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनका परामर्श लेंगे राष्ट्रपति, और साथ ही साथ
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CJI, उनका भी परामर्श लेंगे। लेकिन जो न्यायाधीश हैं उनको चुनने की जो प्रक्रिया है वो एक कॉलेजियम कहलाता है। कॉलेजियम की चर्चा हम बाद में करेंगे कि कॉलेजियम क्या होता है, और उस कॉलेजियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं वो जस्टिस ही नए न्यायाधीश को सेलेक्ट करके लेके आते हैं और उसी की सिफारिशें की जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे IAS में, IPS, IRS में, या आपके जो और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें सांसद वगैरह इत्यादि का आपने देखा, उनके संबंध में प्रावधान ये है कि जैसे अधिकारी, दूसरी सेवाओं के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का जो चयन होता है वो कंपटीशन के माध्यम से होता है, यानी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होता है। मान लीजिए किसी को अगर IAS बनना है, भारत सरकार में कोई IAS बनना चाहता है, IPS, IRS बनना चाहता है, तो उसको संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की परीक्षा देनी होगी, और सिविल सेवा की परीक्षा देने के बाद ही वह व्यक्ति जब चयनित हो जाएगा तो विभिन्न पदों पर कार्य करेगा। लेकिन न्यायाधीशों के संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं है। संघीय स्तर पर न्यायाधीशों के संबंध में इस तरह का प्रोविज़न नहीं है। वो एक कॉलेजियम सिस्टम होता है और उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उसके आधार पर न्यायाधीश लोगों की जो कॉलेजियम है वही रिकमेंड करता है कि फला व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करें। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है। अभी हम लोग न्यायपालिका की चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों का सवाल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, वो चीफ जस्टिस ही राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। ये बहुत बड़ी पावर है चीफ जस्टिस के पास। मान लीजिए देश में राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति अगर आ जाती है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या है, वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। ये बहुत बड़ी बात है संविधान में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी कितनी शक्तियाँ होती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कोई भी न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब सवाल आता है कि कोई व्यक्ति भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा तो क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए। एक तो हमने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर उसका चयन होगा, लेकिन फिर भी कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, उन्हीं व्यक्तियों को न्यायाधीश बना जा सकता है। क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। पहली जो शर्त है वो क्या है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी जो शर्त है वो क्या है कि किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश रहा हो। यानी कोई व्यक्ति अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो सबसे पहली बात है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, वो कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, लगातार कम से कम 5 साल तक वो हाई कोर्ट में जज रहा हो, और या किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो। भुवनेश कुमार लोधी राजपूत ने कहा है कि आप इस सेशन को केयरफुली सुनिए। मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन आंसर जो आप बीच में कमेंट में डालते हैं, आप क्या है वो टॉपिक से आप लोग डाइवर्ट हो जाते हो। क्वेश्चन आंसर हमेशा सेशन के बाद में किए जाते हैं। आप लोग एक जो रिदम है ना, जिस रिदम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस रिदम से बाहर जाके आप दूसरे क्वेश्चन उसमें डाल देते हैं, तो इससे क्या है ना, फ्लो नहीं बनता। और दूसरा क्या होता है कि आप अलग चले जाते हो जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो वैसे में कभी हमारे समझ में नहीं आएगा। हमारे जेन में कोई भी क्वेश्चन आता है वो हमको नहीं पूछना, हमको सबसे पहले पूरी जो चर्चा है, पूरा जो लाइव है उसको सुनना है। उसमें जितनी चीज़ें कवर हो जाएंगी तो कई सारे डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, और अगर उसमें चीज़ें कवर नहीं होंगी तो सेशन के अंत में अगर हम क्वेश्चन रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मान लीजिए हम सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आप इसमें अगर आरक्षण का विषय लेके आ जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने विषय के साथ न्याय नहीं कर रहे, हम अलग चले जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है
पहली शर्त भारत का नागरिक हो, दूसरा किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक वो न्यायाधीश रहा हो लगातार, और उसके अलावा वो 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। क्या रहा हो? अधिवक्ता, एडवोकेट। और साथ ही साथ उसमें एक और शर्त ये है कि वो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। जो ये वाली जो शर्त है वो बड़ी मतलब ऐसी शर्त है जो किसी को भी बहुत ढील देती है कि राष्ट्रपति की नज़रों में पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी विधि का जानकार हो। ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि जो कॉलेजियम है वो कॉलेजियम क्या करता है कि एक संस्तुति देता है कि भाई ये व्यक्ति हैं जो या तो 5 साल न्यायाधीश रहे हैं या 10 साल अधिवक्ता रहे हैं या ये विधि के पारंगत लोग हैं, और उसकी सिफारिश चली जाती है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। फिर मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा, आप हमेशा याद रखना कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, इसका मतलब है कि अंततः वो शक्ति किसके हाथ में है। मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं और उसकी एक शर्त है कि भारत का नागरिक हो, या वह व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या वह व्यक्ति 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, या वह राष्ट्रपति की नज़रों में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। ये उसकी शर्तें हैं किसी व्यक्ति के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं या राष्ट्रपति की नज़रों में विधिवेत्ता हो, इसका अर्थ क्या है? जिन लोगों ने पुराने सेशन बहुत ध्यान से सुने हैं उन लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि आप बताइए। हाँ, जैसे सुनील सिंह ने बताया कि कैबिनेट, बेसिकली राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो कैबिनेट करती है। राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो सारे काम कौन करती है? भारत की कैबिनेट। तो कैबिनेट को पसंद आना चाहिए, यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को अगर पसंद है तो वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पास उसके नाम की संस्तुति जाती है। यानी राष्ट्रपति जो सारे कार्य करते हैं बेसिकली वो कुछ नहीं करते, वो जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो मंत्रिपरिषद है, जो वह निर्णय लेकर के अपनी सलाह राष्ट्रपति को देती है, उसी सलाह को राष्ट्रपति अमूमन स्वीकार करते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति के पदों की जो शक्तियां हैं ऐसा सच बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जितने सारे मामले आप देखेंगे, जहाँ जहाँ आपको राष्ट्रपति लगेगा वहाँ आप ये समझना कि राष्ट्रपति की शक्तियों का व्यवहारिक रूप से जो प्रयोग है वो भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ये बात आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रखना। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ये करते हैं, राष्ट्रपति वो करते हैं, बेसिकली 99% मामलों में आप ये समझना कि वो काम प्रधानमंत्री करते हैं, वो सारा कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री क्यों करते हैं? क्योंकि जो कैबिनेट है, कैबिनेट का हेड भारत में होता है प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट के जो सारे निर्णय हैं वो अल्टीमेटली कौन लेगा? प्राइम मिनिस्टर। उसमें मंत्री अपने सुझाव देते हैं, लेकिन अल्टीमेट पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो निर्णय लेकर के भेज देते हैं वही निर्णय को राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं और उसी के अनुसार अपॉइंटमेंट और नियुक्तियां की जाती हैं। अगला पॉइंट है कि भाई अब ये देखिए न्यायाधीश बन गया, नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति ने, अब इसको हटाएंगे कैसे? तो वही संविधान के अनुच्छेद 124 में ही एक चौथा खंड है, उसमें कहा है कि उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसा हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति आदेश नहीं दे देता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बहुत पावरफुल पोस्ट है, अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति बन गया तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद उसको हटाए जाने की प्रक्रिया ये है कि 2 ही आधारों पर उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखना। सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर गलत आचरण के आरोप हैं और वो सिद्ध हो जाए कि किसी मामले में पक्षपात किया या उसका आचरण अनुकूल नहीं था, तो वो आचरण अगर उसका कदाचार अगर सिद्ध हो जाए, आचरण गलत सिद्ध हो जाए, सिद्ध कदाचार, तो उस आधार पर उसको हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। दूसरा बिंदु है असमर्थता, इनकॉम्पिटेंट। अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्य करने में असमर्थ है
तो उस व्यक्ति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन फिर मैंने कहा कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कैसे करेंगे? उसकी एक प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है कि अगर किसी व्यक्ति को हटाया जाता है तो उसके संबंध में संसद के दोनों सदनों में कहीं भी प्रस्ताव आएगा और उस प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद ये पाया जाता है कि उनका कदाचार आरोप जो लगा था वो सिद्ध हो जाता है या उनकी असमर्थता सिद्ध हो जाती है, तो एक सदन, जैसे मान लीजिए लोकसभा में आया, तो लोकसभा में के जो कुल सदस्य हैं उसका बहुमत यानी 273 मिनिमम जो है चाहिए, और दूसरा बहुमत साथ साथ में क्या रहेगा? उपस्थित और मत देने वालों का कम से कम 2/3। अगर ऐसा प्रस्ताव पास करके वो भेज देते हैं दूसरे सदन में और दूसरा सदन भी सेम प्रक्रिया अपनाता है और वो भी अपने बहुमत के द्वारा और 2/3 के द्वारा उसको पास कर देते हैं, और ऐसा समावेदन यदि राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की पूरी प्रक्रिया केवल एक सेशन में हो जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए बजट सेशन चल रहा है तो बजट सेशन में हो जानी चाहिए, या मानसून सेशन चलता है तो मानसून सेशन में, या शीतकालीन सत्र चलता है तो शीतकालीन सत्र में। ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, मतलब इतना आसानी से हटाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो सिद्ध कदाचार ये मुद्दा होना चाहिए, दूसरा असमर्थता, दो पहले पॉइंट लो, उसके बाद एक ही सत्र में यानी लोकसभा के और राज्यसभा के सेम सत्र में ही बहुमत और 2/3 के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, तभी वो हटाने की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो आप लोग हमेशा, अच्छा मैं अभी यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूं कि 2/3 बहुमत होता क्या है। आगे हो सकता है कई जगह आपको ये काम आएगा कि बहुमत क्या होता है और साधारण बहुमत क्या है, 2/3 बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है। तो मैं आपको बताऊं, संविधान में बहुत सारे जो प्रोविज़न हैं उसके संबंध में 3 तरह के बहुमत होते हैं। एक बहुमत होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है जितने लोग उपस्थित हैं, मान लीजिए सदन को चलाने के लिए कितना कोटा चाहिए मिनिमम, आप लोग याद करिए, कितने लोग कम से कम होने चाहिए जिसमें सदन की कार्रवाई चल जाए। कितने लोग कम से कम होने चाहिए सदन में उपस्थित दोनों हाउसेस में, ताकि संसद की कार्रवाई को चलाया जा सके। उसको हम लोग बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम। तो किसी भी सदन की कार्रवाई केवल तभी चलाई जा सकती है जब उसमें 10% सदस्य उपस्थित हों। RBS लोधी जी 10 नहीं 10%। ओम प्रकाश राजपूत जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सेमोहन लोधी जी ने, कि 10% कम से कम मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी हाउस में, तब उसकी कार्रवाई चल सकती है। जैसे मान लीजिए संसद के लोकसभा में कोई चर्चा हो रही है तो 545 में कम से कम 55 लोग होने चाहिए, और अगर राज्यसभा की कार्रवाई की चर्चा हो रही है तो राज्यसभा के मान लीजिए 240 है या 238 है तो उसमें से 28 या 29 मेंबर होने चाहिए, तब उसकी चर्चा चल सकती है। अब मान लीजिए 545 लोग हैं, 545 में किसी दिन 300 लोग आते हैं, 300 लोग बैठते हैं लोकसभा में, और लोकसभा में किसी विषय पर चर्चा हो रही है और वहाँ आवश्यकता पड़ती है कि विधेयक या कोई भी विषय बहुमत से माना जाएगा। जैसे कोई मांग आई है, मांग बहुमत से मानी जाएगी, तो उसको बोलते हैं कि उपस्थित लोगों का बहुमत, उपस्थित लोगों का साधारण बहुमत। तो 300 लोग अगर सदन में आए और 151 लोगों ने किसी प्रस्ताव के पक्ष में अगर अपनी राय रख दी तो उसको बोलते हैं उपस्थित लोगों का साधारण बहुमत। एक तो होता है ये बहुमत। दूसरा बहुमत होता है कुल सदस्यों का साधारण बहुमत, यानी जो कुल सदस्य संख्या उसका साधारण बहुमत। तो मान लीजिए लोकसभा में कुल मेंबर है 543, 545, तो 545 में से कम 273 लोग, जो आधे 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 जिस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालते हैं या अपनी राय रखते हैं, उसको हम कहते हैं कुल का साधारण बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। तो 2 तरह के बहुमत हुए। ये अलग अलग कानूनों में, अलग अलग प्रस्तावों में, अलग अलग मांगों पर इस तरह के बहुमत वहाँ देखे जाएंगे। आपको जब हम संसदीय कार्रवाई के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये चीज़ें आपको आएंगी। तो एक हुआ कि उपस्थित लोगों का साधारण बहुमत,
दूसरा हुआ कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत, सदन का 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत कभी उपस्थित लोगों का नहीं होता। 2/3 बहुमत हमेशा किसका होता है? सदन की कुल संख्या का 2/3। तो जैसे मान लीजिए आपके 545 मेंबर हैं लोकसभा में, तो 545 लोगों का 2/3 निकलेगा। जैसे राष्ट्रपति को हटाना था तो वही लगेगा 2/3, टोटल का 2/3। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसको हटाना है, किसको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए कुल का 2/3 नहीं चाहिए, उपस्थित का 2/3 या कुल का बहुमत में जो ज़्यादा हो वो लगेगा। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया थोड़ा कठिन है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए। तो जो 2/3 बहुमत है वो हमारा 2 तरीके का होता है कि एक 2/3 बहुमत जिसमें उपस्थित का 2/3 और दूसरा कुल का 2/3। तो उपस्थित का साधारण, उपस्थित का बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3 और उपस्थित कुल का 2/3, ये 4 तरह के बहुमत होते हैं। और इन्हीं बहुमत के आधार पर अलग अलग तरह के प्रावधान संसदीय व्यवस्था में होते हैं, जिनके माध्यम से बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे कानून, बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। किसी को पद से हटाना है, किसी की नियुक्ति करनी है, कोई एक्ट पास करना है, कोई प्रस्ताव पास करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रक्रियाओं के माध्यम से देखते हैं। एक बार मैं कानून निर्माण की प्रक्रिया में ये सारी चीज़ों को एक टॉपिक में लेकर के आपको समझा दूंगा अलग अलग। जैसे कोई राज्य बनाना है तो साधारण बहुमत से हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो कुल का साधारण बहुमत या उपस्थित का 2/3, राष्ट्रपति को हटाना है तो कुल का बहुमत प्लस कुल का 2/3, कुल का 2/3 कम से कम चाहिए, तब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपको समझ में आ गई होगी। मतलब मुझे उसमें लगता है कोई ऐसी बहुत मुश्किल नहीं है। 2 ही आधार है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के ऊपर अगर सिद्ध कदाचार है कि उसका आचरण गलत है और वो प्रूव हो गया है या उसकी असमर्थता पाई गई है, तो उसी आधार पर उसको संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन आप देखना, जब राष्ट्रपति को हटाएंगे तो राष्ट्रपति को हटाने पर सिद्ध कदाचार या असमर्थता नहीं लगता। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जब वह संविधान की रक्षा करने में या संविधान के मुताबिक कार्य करने में अक्षम है, यानी वो संविधान के अनुरूप कार्य अगर नहीं करता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाता है तो उसको कहते हैं महाअभियोग, इम्पीचमेंट। और जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है तो उसको बोलते हैं महाअभियोग की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। जो लोग न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर महाअभियोग नहीं लगता बल्कि महाअभियोग की प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। और जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगता है। क्या लगता है? महाअभियोग, इम्पीचमेंट, जिसकी चर्चा हम लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 61 में की थी, आर्टिकल 61 में। तो मुझे लगता है ये प्रावधान आपके स्पष्ट हुए होंगे। और इसमें अगर कोई चीज़ कहीं रह जाती है, दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं, वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति अगर नहीं है तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे उसके समक्ष वो लोग अपनी शपथ लेंगे। सिंपल प्रोविज़न है। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल 124 बहुत बड़ा है। अभी हम लोग केवल अनुच्छेद 124 की चर्चा कर रहे हैं। जितनी हमने चर्चा की है वो केवल और केवल आर्टिकल 124 के बारे में कर रहे हैं। आर्टिकल 124(1), 124(2), 124(3), 124(4), 124(5), 124(6), आर्टिकल 124 बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, न्यायाधीशों के बारे में सारे प्रोविज़न लगभग उसी में हैं। बाकी भी प्रोविज़न है लेकिन 124 में ही मैक्सिमम प्रोविज़न डाल दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे जैसा मैंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाला व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष वो शपथ लेगा। अच्छा, एक और जो इसमें है पॉइंट वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन जाता है तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण करने के बाद भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश का कार्य नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में या कहीं भी वो न्यायाधीश का कार्य करे।
ये सिंपल सा प्रोविज़न है, उसकी डिटेल में हम लोग बहुत नहीं जाएंगे। और मुझे लगता है ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको स्पष्ट हुई होंगी। अगर यहाँ अब तक, क्योंकि ये हमने बड़े थोड़े से कठिन प्रोविज़न किए थे, अगर यहाँ कोई दिक्कत आपको आ रही हो तो आप लोग अब यहाँ चाहें तो मुझे बता सकते हैं, नहीं तो हम आर्टिकल 125 की ओर बढ़ेंगे, आर्टिकल 125 की ओर। क्लियर है? न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता थी? हमने कहा भारत का नागरिक हो और वो किसी हाई कोर्ट में 5 साल और वैसे अधिवक्ता 10 साल रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत व्यक्ति हो। तो एक तो सिंपल प्रोविज़न ये है। दूसरा, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, ये हमने प्रोविज़न देखा। वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर के अपने पद से हट सकता है। अगर उस पर कोई सिद्ध कदाचार या असमर्थता अगर उसकी पाई जाती है तो संसद के दोनों सदन एक ही सत्र में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित के 2/3 के द्वारा उसको अपने पद से हटाने का संकल्प पारित करके राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और उस व्यक्ति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है तो हाँ, ये सामने सड़क है, एक एक्चुअली एक सड़क है। इस कारण से ये तेज प्रकाश जी ने पूछा कितनी मैक्सिमम उम्र तक, तो 65 साल की उम्र है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो 65 साल तक अपने पद पर रहता है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मुख्य न्यायाधीश, तो आमतौर पर परंपरा ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सारे न्यायाधीश होते हैं सभी सेम रैंक पर होते हैं। उसमें से जो व्यक्ति सीनियर मोस्ट होता है उसको आमतौर पर चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। आमतौर पे यही परिपाटी है भारत में। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सीनियरिटी को दरकिनार किया जाता है, लेकिन आमतौर पर भारत में यही परंपरा है कि सर्वोच्च न्यायालय में जितने न्यायाधीश हैं, मान लीजिए अभी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 25 न्यायाधीश हैं, 5-6 पोस्ट खाली हैं और 25 या 26 लोग काम कर रहे हैं, तो उन 25 और 26 लोगों में से जो व्यक्ति सीनियर होगा जजों में से, उस सीनियर व्यक्ति को ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। यही परंपरा है भारत में और आमतौर पर सीनियरिटी के हिसाब से लोग बनते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर जो है नया चीफ जस्टिस आता रहता है, क्योंकि इतने सारे लोग लाइन में लगे होते हैं और उतनी सारी योग्यताओं के बाद ही जो है लोग बनते हैं न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। तो इस कारण से क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में उन लोगों के कार्यकाल खत्म होते रहते हैं। और तो मुझे लगता है कोई ऐसा प्रोविज़न है नहीं उसमें, आर्टिकल 125 में। अब आगे हम आते हैं आर्टिकल 125। ये आर्टिकल 124 से शुरू हो गया है भारत की न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बारे में हमने जो पहला प्रोविज़न किया, शिवशंकर राजपूत में इस समय अलीगढ़ में हूँ और अलीगढ़ में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की लोगों को छूट दी जाती है सब्जियाँ और ये आइटम खरीदने के लिए। तो वो उसका जो शोर आ रहा है, मेरे रूम के जो बाहर एक गली है और यहाँ पर एक दुकान है उसकी राशन की, जो राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो राशन लेने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग जो है 100-150 लोग लाइन में बैठे हुए हैं। तो वो लोग बात कर रहे हैं तो उसकी थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। चलिए कोई नहीं, अब आते हैं आर्टिकल 125 के बारे में। आर्टिकल 125, आर्टिकल 125 में भी कई पार्ट हैं, 125(1), 125(2). तो जो आर्टिकल 125(1) और 2 है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसकी हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 125(1) कहता है, मैं पहले आपको वो पढ़ता हूँ जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है संविधान में, उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। क्या लिखा हुआ है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। इसका मतलब ये है कि संसद विधि के द्वारा न्यायाधीशों का वेतन कितना हो वो बना सकती है, वो विधि के द्वारा उसको तय कर सकती है। तो आपने देखा होगा कि 4-6 साल में बीच में ये प्रोविज़न आते हैं कि पार्लियामेंट ने सांसदों का वेतन और भत्तों में इतनी वृद्धि कर दी, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वेतन और भत्तों में इतनी वृद्धि कर दी। तो ये क्या है, ये सारे जो अधिकार हैं वो संसद के पास हैं। हालांकि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है बहुत पावरफुल है, लेकिन आप लोग व्यवहारिक रूप से एक बात हमेशा समझ के रखना कि भारत में अगर सबसे पावरफुल कोई संस्था है तो वो भारत की संसद है। भारत में अगर सबसे शक्तिशाली कोई संस्था है तो भारत की पार्लियामेंट है, और भारत की पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट
भारत के लोगों से मिलकर बनती है। भारत के जो लोग हैं वो अपने सांसदों को चुनते हैं और उन सांसदों के माध्यम से भारत में संसद के सदस्य बन के जाते हैं, और वही संसद के सदस्य क्या बनाते हैं, संसद का निर्माण करते हैं, पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। तो पार्लियामेंट जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इसलिए भारत में अगर कभी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है कि कौन सी संस्था सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो बिल्कुल आंख बंद करके उसका आंसर है कि भारत में संसद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संस्था है। संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के विषय में भी बहुत सारे बदलाव कानून के माध्यम से कर सकती है। सांसदों का वेतन भत्ता या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता या बाकी जो सारी चीज़ें हैं, आपने देखा होगा अंततः कहाँ होती हैं, संसद में होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय की एक सुप्रीमेसी ये है कि अगर कोई कानून संसद ने बनाया है तो वो कानून सही है या गलत है, उस कानून की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और कोई भी संसद के द्वारा बनाए गए ऐसा कानून जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी संविधान का जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। अगर संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो ऐसे कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो एक जो बड़ी पावर है सर्वोच्च न्यायालय के पास वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट हर किसी तरह का कानून नहीं बना सकती। पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं लेके आती कि कल से लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों के बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो भारत की संविधान की जो मूल आत्मा है, संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उससे संबंधित हैं। तो कभी संविधान के मूल ढांचे की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जैसे मूल ढांचे में आपको नागरिकता दी हुई है तो नागरिकता को आप नहीं हटा सकते हो, ये क्या है, संविधान का मूल ढांचे की मूल विशेषता है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून लेके आती है जिस कानून के माध्यम से संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर अगर प्रभावित होता है, तो ऐसे विधेयक को, ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकती है, और कई बार ऐसा हुआ भी है। तो इसलिए कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि संसद विधि द्वारा सांसदों के वेतन और भत्ते बताएगी। उसके बाद अगला है 125 में, आर्टिकल 125 में उसका भाग 2, वो कहता है प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का, तो कुल मिलाकर के उसके वेतन भत्तों के संबंध में है कि उसके वेतन भत्ते, पेंशन इत्यादि क्या होंगे, उसका हकदार होगा। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रोविज़न नहीं है। आर्टिकल 125 तेज प्रकाश लोधी ने कहा है क्या संसद जो है आपके जो प्रियम्बल है उसमें संशोधन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। संसद बिल्कुल प्रोविज़न कर सकती है किसी भी प्रस्तावना में भी। आपने देखा होगा कि भारत के संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, उस मूल प्रस्तावना में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द नहीं थे। जो मूल संविधान बना था उस मूल संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जैसे देश की एकता था, लेकिन अखंडता वर्ड नहीं था। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। संविधान के अनुच्छेद संविधान में 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में सुधार किया, मतलब प्रस्तावना में संशोधन किए गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना में आपका जो अखंडता, देश की एकता था, लेकिन एकता और अखंडता, तो अखंडता शब्द नहीं था, तो उन शब्दों को जोड़ा गया है। तो संसद के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। संसद के पास संविधान में परिवर्तन करने की बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, वो संविधान जो संसद है वो आपके परिवर्तन कर सकती है। आपकी प्रस्तावना में संसद आपका बदलाव कर सकती है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संसद बदलाव कर सकती है संविधान में। उसको एक बोलते हैं संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो आर्टिकल 368 है। हम आगे चल के उसकी चर्चा करेंगे कि संविधान संशोधन जो होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार वो संसद कहाँ कहाँ संशोधन कर सकती है संविधान में। तो संविधान जो संसद है
वो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, जो प्रीएम्बल है उसमें कर सकती है और पहले किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट ये दे दिया है कि कभी भी संसद संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमेशा ये याद रखना है। यानी संसद कोई ऐसा कानून लेके नहीं आ सकती जिस कानून के माध्यम से, जैसे नागरिकों को अधिकार मिले हैं, आपको मौलिक अधिकार हैं, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अधिकार मिला है चुनाव लड़ने का अधिकार लोकतंत्र में, तो संसद कोई ऐसा कानून लेके नहीं आ सकती कि भाई लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं रहेगा। ये क्या है? ये संविधान की जो मूल स्ट्रक्चर है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, जो संविधान की मूल विशेषता के खिलाफ है, ऐसा कानून संसद लेके नहीं आ सकती। और संसद अगर ऐसा कानून लेके आती है तो उसे क्या है, उसे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया असंवैधानिक घोषित कर देगा। मान लीजिए एक कानून लेके आया कि भाई उत्तर प्रदेश के लोगों को आईएएस नहीं बनने दिया जाएगा, ऐसा कानून लेके आ जाती है, मान ले कौन, पार्लियामेंट, और कहती है कि हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं, संविधान में हम संशोधन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग अब आईएएस नहीं बनेंगे। तो ये क्या है? ये संविधान में दिए गए अधिकारों के विरुद्ध है। तो ऐसा कानून अगर लाया जाएगा तो ऐसे कानून के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा कि ये कानून क्या है, संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, और ऐसे कानून को वो असंवैधानिक घोषित कर देगा। मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा कि संविधान में सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको संशोधन करने की शक्ति भारत के संसद को है, लेकिन संसद कभी भी संविधान की मूल आत्मा, संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। और अगर कभी ऐसा करती है, कभी संसद ऐसा कानून लेके आती है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे। तो हमेशा एक शक्ति का संतुलन है। आप देख रहे होंगे कार्यपालिका के बीच में, न्यायपालिका के बीच में, विधायिका के बीच में एक तरीके से शक्तियों का पृथक्करण भी है और एक संतुलन भी है। चेक एंड बैलेंस आपको मिलेगा कि कोई किसी के क्षेत्र में बहुत अतिक्रमण नहीं कर सकता और कोई बहुत स्वेच्छाचारी तरीके से काम भारत में नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी सारी व्यवहारिकताओं को ध्यान में रखते हुए हमेशा याद रखना है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है भारत में। भारत में संसदीय सर्वोच्चता है, पार्लियामेंट ही सर्वोच्च है। अब हम आगे आते हैं आर्टिकल 126। संविधान में क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 126 के बारे में? संविधान का अनुच्छेद 126 कहता है, जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, यानी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर उसका पद रिक्त है, खाली है, या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण अपने पद का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में ऐसा न्यायाधीश जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझे, उसे मुख्य न्यायाधीश का कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त करेगा। तो बहुत सिंपल प्रोविज़न है, हर जगह यही होता है। यानी अगर सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुपस्थिति में क्या होगा कि जो न्यायाधीश हैं उनमें से जिसको राष्ट्रपति समझता है, उस व्यक्ति को, उस न्यायाधीश को वो मुख्य न्यायाधीशों का कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। तो मुझे लगता है ये जो प्रोविज़न है उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, एक सिंपल प्रोविज़न है। और सभी लोगों को मुझे लगता है ये हर चीज़ में होता है कि मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट का अगर हेड नहीं है, तो जो उसके नीचे होगा आमतौर पर उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। और यही जिम्मेदारी हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी है कि सीजीआई यानी चीफ जस्टिस अगर नहीं है तो चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति में कौन इस काम को करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 127 के बारे में। और 127 में एडहॉक जज जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते तदर्थ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। यानी रेगुलर न्यायाधीशों के अलावा कार्य करने के लिए कुछ तदर्थ न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाते हैं, जिसके संबंध में संविधान में प्रोविजन है आर्टिकल 127 संविधान का अनुच्छेद 127। अच्छा, अब क्या है कि अब तक जो हमने चर्चा की थी संविधान के बारे में, वो बड़े हर व्यक्ति जानना चाहता है कि पार्लियामेंट क्या है, सांसद कैसे बनते हैं, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, राष्ट्रपति क्या होता है, मूल अधिकार क्या होते हैं, कानून कैसे बनता है, ये सबके लिए इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं। लेकिन संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। जैसे अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कई सारे लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, कई लोगों को थोड़ा सा ये बोरिंग भी लगेगा। लेकिन हमारा काम ये होना चाहिए कि हमको बेसिक बातें पता होना चाहिए कि भारत की व्यवस्था कैसे चलती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको याद हों,
ये आवश्यक नहीं है कि ये सब कुछ आपको याद हो, लेकिन हम लोगों को मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि देश का जो शासन व्यवस्था है, चाहे वो कानून के शासन हो, चाहे वो विधायिका की व्यवस्था हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का सिस्टम हो, वो सारा है क्या। तो हमेशा हम सब लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए और उनके बारे में बेसिक हम लोगों को पता होना चाहिए। तो संविधान में बहुत सारे जो प्रोविज़न हैं वो आपको बहुत उतने रुचिकर नहीं लगेंगे, लेकिन जैसे ही हम मुख्यमंत्री पर आएंगे, जैसे ही हम लोग मुख्यमंत्री के ऊपर आएंगे, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा कि विधायक कैसे बनता है, मुख्यमंत्री कैसे बनता है, राज्यपाल कैसे बनता है, वो आपको फिर से इंटरेस्ट आएगा। तो अगला जो भाग आएगा राज्यों के बारे में उपबंध। अभी तो हम केंद्र के बारे में उपबंध पढ़ रहे हैं, जब हम राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे फिर आपको इंटरेस्ट आएगा कि विधायक कैसे बनता है, एमएलसी कैसे बनता है, जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बनता है, और गवर्नर की क्या भूमिका है, मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को फिर से आपको इंटरेस्ट आएगा। निर्वाचन आयोग, थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है, एक थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, अभी ये लोगों को निकलने देते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। आज थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम है, एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से हर जगह सख्ती है और इसके कारण से प्रशासन हर जगह गली गली में घूम करके लोगों को घरों में रहने के लिए निवेदन कर रहा है। इस वजह से कई बार बाहर का भी शोर आ जा रहा है, आप सुन पा रहे होंगे, देख रहे होंगे आप। बिल्कुल, न्यायपालिका की जानकारी, देखिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबको जानना हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, अगर हम लोग सब चीज़ों को नहीं जानते हैं तो फिर हम देश की व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे। तो अब जैसे मैंने कहा, आर्टिकल 127 में एक प्रोविज़न ये कहता है कि तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक, जैसे मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय में काम करने के लिए इतने न्यायाधीश चाहिए और किसी कारण से वो उतने न्यायाधीश यानी गढ़ पूर्ति नहीं हो पा रही है, यानी कि जो कोरम है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को चलाने के लिए पूरा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे न्यायाधीश या तो छुट्टी पर है या रिटायर हो गए हैं या कुछ वजह है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति से ये कह सकता है कि जो देश के हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों में से कुछ न्यायाधीश को एडहॉक के रूप में सुप्रीम कोर्ट में ला करके उनको से काम करवाया जाए। उसको बोलते हैं एडहॉक न्यायाधीश की व्यवस्था, आर्टिकल 127। सिंपल सा प्रोविज़न है, कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये व्यवस्था है कि वो चाहे तो हाई कोर्ट से न्यायाधीशों को हायर कर सकते हैं, एक तरीके से राष्ट्रपति को भेज करके कि भाई ये लोग उपयुक्त हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट का कार्य देख सकते हैं, और वो तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक न्यायाधीश के रूप में वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल है 127। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 128 थोड़ा बड़ा है, और देखो संविधान मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत सिंपल भाषा में है। अगर आप मूल संविधान को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ी भाषा उसकी टफ होती है। मैं आपको संविधान का अनुच्छेद 128 पढ़ के सुनाता हूँ कि देखिए किस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए। हम जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे उतनी ही क्या है कठिन चीज़ें हमको समझ में आती हैं। मैं आपको पढ़ता हूँ और उसकी देखिए भाषा को देखिए किस तरह की भाषा लिखी गई है। आर्टिकल 128 कहता है, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, ध्यान से आप सुनिएगा, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय एनी टाइम राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, यानी कोई व्यक्ति पहले सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, ऐसे व्यक्ति के संबंध में चीफ जस्टिस क्या कर सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एलिजिबल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है
इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। परंतु जब तक यथापूर्वक व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है, तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो कभी कभार क्या होता है कि कानून की जो भाषा है ये थोड़ी सी जटिल होती है, इसलिए अगर हम लोगों को थोड़ा ये चीज़ें समझ में आ जाएं और हम अगर इसको आसान भाषा में चर्चा कर लें तो बहुत आसानी से चीज़ें हमको समझ में आ जाती हैं। ये जो संविधान का अनुच्छेद 128 है, आर्टिकल 128 ये कहता है कि किसी समय अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऐसा लगता है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुका है या किसी हाई कोर्ट का जज है जिसके पास ये योग्यता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वो सुप्रीम कोर्ट का कार्य करने के लिए आग्रह कर सकेगा। और ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जब कार्य करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जो उसको भत्ते आदि मिलते हैं उनका वो हकदार होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर बुलाने से पहले उसकी अनुमति लेना भी इसमें आवश्यक है। तो बहुत सिंपल से प्रोविज़न है इसमें। एक तरीके से क्या है, जो रिटायर्ड यानी जो सेवानिवृत्त व्यक्ति है उसको लिया गया है, और पुराने वाले केस में तदर्थ वाले में जो वर्किंग जो जज हैं हाई कोर्ट में उनको लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे चर्चा करेंगे आर्टिकल 100। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मेरी आवाज़ तो खैर आपको क्लियर मिल रही होगी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी शोर बाहर से आ जाता है। तो आर्टिकल 128 की हमने चर्चा की कि ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं उनको अगर आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति के सहमति से चीफ जस्टिस उनको बुला सकता है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 129 128 की हमने बात की। आर्टिकल 129 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 129 की हम चर्चा करें, ये जो सारे प्रावधान हैं हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं सारे। आर्टिकल 129 की चर्चा, फेडरल न्यायालय क्या होता है, ये डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी ने पूछा। फेडरल न्यायालय मतलब संघीय न्यायालय, भारत को संघ कहा जाता है, और संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो फेडरल उसका इंग्लिश वर्जन होता है फेडरल, और हिंदी में बोलते हैं संघीय न्यायालय। तो भारत क्या है, भारत में फेडरल जो न्यायालय है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। संघीय न्यायालय भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। मैं आगे बढ़ने से पहले एक आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने सुबह एक चर्चा की थी आर्टिकल 123। तो मैं ये जानना चाहता हूं कितने लोगों को पता है कि आर्टिकल 123 क्या था, ताकि हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जितनी चर्चा हम कर रहे हैं उस चर्चा में कितने लोगों को वो चर्चा ठीक से समझ में आई और कितना हम लोग फोकस रखते हैं पुरानी चीज़ों पर। तो मैं थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूँ और मुझे एक आर्टिकल बताइए कि आर्टिकल 123 की हमने बात की थी कि आर्टिकल 123 क्या है, उसमें क्या प्रावधान है। आर्टिकल 123 क्या है, उसमें क्या प्रावधान है, प्लीज़ आप लोग एक बार सोचिए और सोच के मुझे बताइए। और कोशिश करिए कि लाइव चर्चा आप सुनते रहें, डिस्कनेक्ट ना हो। अभी 54 लोग दिख रहे हैं, 54 के 54 लाइव दिखने चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप गूगल से सर्च करें, गूगल पे जाके इंटरनेट पे आप सर्च करें आर्टिकल 123। आप सिर्फ ये बताइए कि आर्टिकल 123 क्या है। लोधी शैलेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि इमरजेंसी के टाइम में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आर्टिकल 123। बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर है। सुनील सिंह है लक्ष्य बाधा के जिला अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश का अधिकार है, बहुत सही। ओम प्रकाश राजपूत जी ने कहा कि संसद के विश्राम के समय, यानी संसद के सदन जब नहीं चल रहे हैं तो राष्ट्रपति को शक्ति है। रोहित सिंह लोधी ने कहा कि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। रामचंद्र वर्मा जी ने कहा प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति है। आरबीएस लोधी ने कहा राष्ट्रपति कोई भी काम नहीं, आरबीएस लोधी जी राष्ट्रपति कोई भी काम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 के अनुसार जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं तो केवल अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस। कोई भी काम, हर काम नहीं कर सकता।
केवल ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। दिनेश श्वेता सिंह जी का बहुत सही जवाब, प्रेसिडेंट पावर है, प्रेसिडेंट की पावर है ऑर्डिनेंस जारी करने की, ऑर्डिनेंस की। राष्ट्रपति की शक्ति ऑर्डिनेंस की, नरवरिया साहब। राष्ट्रपति अध्यादेश, बिल्कुल धीरज राजपूत ने सही जवाब दिया। उसके बाद हमारे शिवशंकर राजपूत ने राष्ट्रपति की शक्ति, लेकिन क्या शक्ति? अध्यादेश जारी करने की। रामशंकर राजपूत, डॉक्टर नारायण पटेल, उदय प्रताप सिंह, देवेंद्र पटेल, कृष्ण गोपाल लोधी। आर्टिकल 123 विश्रांति काल में अध्यादेश। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति की शक्ति है, विधायी शक्ति बोलते हैं कि ऐसे समय जब संसद के सदन नहीं चल रहे हैं। बहुत सही जवाब आप लोगों ने दिया। और अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 129 की तरफ। ठीक है, मैं आप सब लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अधिकांश लोगों को मतलब ये फोकस है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, वो हमारे जेहन में, हमारे ध्यान में होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 129 की तरफ। आप सब लोगों के लगभग सही जवाब आए। और चलिए, कृष्ण गोपाल लोधी और डॉक्टर शोभेंद्र कुमार, धन्यवाद आपका। अब हम आते हैं आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय, अभी मैं व्याख्या करूंगा इसकी व्याख्या क्या है। आर्टिकल 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां उसके पास होंगी। तो इसका मतलब है कि जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो अभिलेख न्यायालय है। और अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट की सारी जो कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। वही स्पष्ट कर रहा हूँ रविंद्र सिंह राजपूत कि अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाइयों को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा। और वो सारी की सारी जो रिकॉर्ड में चीज़ें आएंगी, उन रिकॉर्ड में लिखी गई चीज़ों को, यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय हैं वो निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे, रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे। और जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो उसको रेफरेंस के रूप में ले करके उसके आधार पर अपना निर्णय दे सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि उसके द्वारा जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड मानी जाएंगी और उन रिकॉर्ड को रेफरेंस के रूप में लोअर कोर्ट्स उसका उपयोग करके अपने निर्णय दे सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी पावर है। जैसे मान लीजिए किसी जिला कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया तो जिला कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के लिए मानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी विषय पर निर्णय दे दिया है और जिला कोर्ट अगर उसी तरह के सेम विषय पर कोई निर्णय देने जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जो लिखा गया है उसको वो उसके आधार पर अपना निर्णय देगा। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्या है? अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट, सारी प्रक्रियाएं रिकॉर्ड के रूप में आगे उपयोग की जाती हैं। उसके अलावा इसमें एक शब्द है आर्टिकल 129 में कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने पर, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट को दंड की शक्ति प्राप्त है। किसकी शक्ति प्राप्त है? दंड देने की। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया और उस निर्णय की कोई अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय की अवमानना के विरुद्ध किसी को दंडित कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि आपको अगले महीने की 25 तारीख को उपस्थित होना है और आप अगर नहीं गए या आपको 25 तारीख तक जवाब देना है और आपने अगर जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने पर, सुप्रीम कोर्ट को आदेश को न मानना उसको बोलते हैं हिंदी में अवमानना। क्या शब्द है उसके लिए? अवमानना। न्यायालय के निर्णय को न मानना उसको हम कहते हैं अवमानना करना। और उस अवमानना के लिए इंग्लिश में वर्ड है कंटेम्प्ट। क्या है इंग्लिश में वर्ड? कंटेम्प्ट। तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है या कोई न्यायालय की अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंडित कर सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 129 में उसको पावर दी गई है। उसके बाद आता है आगे आर्टिकल 130।
संविधान का अनुच्छेद, देखिए हमारे एडवोकेट संजीव लोधी हैं, उन्होंने वो वर्ड लिख दिया है कंटेम्प्ट। तो कोर्ट का हमेशा याद रखना कि कोर्ट के संबंध में कभी कोई निर्णय हो और जिस तारीख पे जवाब मांगा जाए, जिस तारीख पे प्रेजेंस चाहे, तो या तो आप एडवोकेट के माध्यम से अगली डेट ले लीजिए तारीख, या आप अपना जवाब दे दीजिए। अगर आप उस तारीख पर नहीं पहुंचते या अपने एडवोकेट के माध्यम से आप अगर अपनी अगली तारीख नहीं लेते तो आप कंटेम्प्ट करते हैं, कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हैं, और ऐसे में कोर्ट आपको दंडित कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, सज़ा दे सकता है, बहुत सारे उसके प्रोविज़न हैं। तो हमेशा जो न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसमें ये सारी चीज़ें निहित हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 130, आर्टिकल 130। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट जैसी जो जटिल व्यवस्था है वो बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति न्यायाधीश कैसे बनता है, उसके कार्य क्या होते हैं और उसकी शक्तियाँ क्या हैं, वो अवमानना क्या होती है। ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत आसान लैंग्वेज में आप सब लोग समझ पाएँ। आर्टिकल 130 कार्य क्षेत्र बताता है कि जुरिडिक्शन क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो उसमें लिखा है संविधान के अनुच्छेद 130 में, आर्टिकल 130 में, कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानों या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन के समय समय पर नियत करे। तो भारत में अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? दिल्ली में। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 130 ये कहता है कि दिल्ली के अलावा कहीं और ऐसी जगह पर भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को संचालित किया जा सकता है अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा विचार करे और राष्ट्रपति उसके लिए ऐसी अनुमति प्रदान कर दे। तो राष्ट्रपति की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश अन्य स्थानों पर भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों की व्यवस्था करवा सकते हैं। ये आर्टिकल 130 में है, आर्टिकल 130 में। तो अभी जो हमने चर्चा की है वो चर्चा की है सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो दिल्ली में है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो हमारा दिल्ली में है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप उसको समझ पाएँ, अगर कहीं कोई दिक्कत होती भी है तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, एक और अनुच्छेद हम लोग करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा क्या है कि जटिल विषय की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम लोग कम आर्टिकल करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। एक और आर्टिकल हम करते हैं, आर्टिकल 131। जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, संघीय न्यायपालिका के बारे में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक के प्रावधान हैं। तो अभी हमने 124 से आरंभ किया और 131 पर हम लोग आ गए हैं। 131 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है क्षेत्रों का। क्या अधिकार देता है? कि भारत सरकार और किसी राज्य के बीच में, यानी केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई मैटर फंस गया है, जैसे मान लीजिए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य और भारत सरकार के बीच में अगर कोई मुद्दा फंस गया है, कोई विवाद हो गया है, या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में कोई विवाद हो गया है, या छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में विवाद हो गया है, तो ऐसे विवादों को सुनने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो संविधान का अनुच्छेद 131 ये कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो ऐसे मामलों को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। जैसे मान लीजिए भारत सरकार के बीच में और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में कोई विवाद हो गया तो इस मैटर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं सुना जा सकता। इस मैटर की सुनवाई केवल और केवल किसके पास होगी? सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो संविधान के अनुच्छेद 131 में, आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको केवल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और दो राज्यों के बीच में भी अगर कोई विवाद है, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र और यूपी के बीच में कोई विवाद हो गया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं चलेगा, उसकी सुनवाई करने का अधिकार भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो दो राज्यों के बीच अगर कोई मामला हो या केंद्र और राज्यों के बीच का कोई मसला हो तो ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 में है। 131 आर्टिकल 131 में। तो आज हम लोग अपनी परिचर्चा यहीं तक रखेंगे। हमने कुल मिलाकर के 9 अनुच्छेद अभी तक किए हैं। आर्टिकल 132
134 और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की आर्टिकल 124 से लेकर के 131 तक। अभी मैं देखता हूं कि आर्टिकल 132 कितना बड़ा है। एक 132 और कर लेते हैं क्योंकि 10 हो जाएंगे। 123 से हमने शुरू किया था 123 से और 132 तक जाएंगे तो आज हमारे 10 आर्टिकल पूरे हो जाएंगे। 132 ये कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकार था। यानी कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, जो मामले उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में चल रहे थे। तो क्या प्रावधान है, एक बार मैं पढ़ता हूं, फिर हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अगर कोई हाई कोर्ट है, उस उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। तो सिंपल है, एक तरीके से आर्टिकल 132 ये बताता है कि अगर किसी हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है तो हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अपील कहाँ हो सकती है। बहुत सिंपल है, आर्टिकल 132 ये कहता है कि अगर किसी हाई कोर्ट में कोई डिक्री दी है, कोई निर्णय दिया है किसी मसले पर, तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अपनी अपील दाखिल कर सकता है। तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है कि हाई कोर्ट्स के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती। गर्मी है भाई, फैन तो चलाना पड़ेगा, गर्मी हो रखी है, गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर जो है 40 डिग्री है। तो आर्टिकल 132 कहता है कि अगर किसी भी हाई कोर्ट ने, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी हाई कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील की जा सकती है। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर के आर्टिकल 123 में देखा था कि राष्ट्रपति की अध्यादेश करने की क्या शक्तियां हैं, और आर्टिकल 124 से हमने आरंभ किया था संघ की कार्य न्यायपालिका, भारत की जो जुडिशरी है उस न्यायपालिका के बारे में चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कैसे बनते हैं, उनकी योग्यताएं कैसे होती हैं, वो अपने पद से कैसे हटते हैं, वो अपने पद से कैसे हटाए जाते हैं, उसके अलावा उनका कार्यक्षेत्र क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके संबंध में अलग अलग जो विषय हैं उस पर राष्ट्रपति और संसद की क्या अधिकारिता है, और तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, और नीचे से जो न्याय करने के लिए जो न्यायाधीश बुलाए जाते हैं उसके संबंध में प्रावधान। और उसके अलावा हमने देखा कि क्षेत्राधिकार क्या है, दो राज्यों का विषय है या संघ और राज्य का विषय है, उसमें अगर कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। और अगर किसी हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध भी अपील कहाँ की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में। तो मुझे लगता है इतने सारे प्रावधानों से आप सब लोगों को एक बेसिक चीज़ें पता चली होंगी कि भारत में जो न्याय प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो हमेशा उन्हीं में से जो सीनियर होता है, सीनियर मोस्ट, उसको बनाया जाता है। आमतौर पर यही परंपरा है, लेकिन कभी कभार हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यही परंपरा है कि जो सीनियर मोस्ट होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। और बाकी न्यायाधीशों के बारे में मैंने बता दिया। भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, या कम से कम 10 साल तक वो अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति को लगता हो कि ये कानून का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, ऐसे लोगों को भारत में न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, और उसमें वही कैबिनेट उसका निर्णय लेती है, और उसके आधार पर ये पूरा का पूरा व्यवस्था कायम होती है। अपनी अवमानना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दंड भी दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोई नहीं मानता है तो वो दंड दे सकता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है, उसमें सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, और उस रिकॉर्ड को रेफरेंस के लिए बाकी कोर्ट्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो नज़ीर बन जाता है कि भाई वो निर्णय था, जैसे केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार में ये निर्णय हुआ, तो इस तरह के जो निर्णय है, केशवानंद भारती बनाम केरल शायद क्या था, जो भी है, तो इस तरीके से अभिलेख न्यायालय के रूप में वो सारा कार्य करता है। तो मुझे लगता है आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। और हाँ, अपील ही नियाला है। उसके बाद आज हम लोग केवल यही 10 आर्टिकल करेंगे, और
अंत में हम लोग करेंगे कविता। कविता हम लोग भेजेंगे। किसकी कविता है? आज हमारे बीच में कविता है, शायद उमा विश्वजीत लोधी की कविता है। उमा विश्वजीत लोधी और दो लोगों की कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो उमा विश्वजीत जी हैं, हमारी लक्ष्य की स्वयं सेविका हैं, राष्ट्र हमीरपुर की रहने वाली हैं। और स्वामी जी की जब अनाज निर्मित प्रतिमा का अनावरण हुआ था तो सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उनके घर पर भोजन किया था। माड़े उन्होंने खिलाए थे, बुंदेलखंड की बहुत फेमस डिश है माड़े, वो उन्होंने खिलाए थे। तो एक कविता उन्होंने भेजी है, उसको हम लोग करेंगे। और एक हमारे डॉक्टर लाल सिंह हैं आगरा से, उन्होंने भी एक छोटी सी कविता भेजी है। तो दो कविताओं का हम लोग वाचन करेंगे। इस बीच में अगर कोई सवाल आपका रहता है, जैसे दिनेश श्वेता सिंह का क्वेश्चन आया है, विच टाइप ऑफ कंट्राडिक्शन बिटवीन टू स्टेट्स कैन बी डिस्कस्ड इन सुप्रीम कोर्ट। सपोज दैट दिनेश लोधी जी कि मान लीजिए एक नदी है जो दो राज्यों में जाती है, जैसे बेतवा नदी है यूपी और एमपी में जाती है, और उस नदी को लेकर कोई विवाद हो जाता है, उस नदी के पानी को लेकर के, या दो राज्यों की सीमाएं हैं, उन राज्यों की सीमा में वन संपदा है, मध्य प्रदेश कहता है हमारी है, यूपी कहता है हमारी है। तो अगर दोनों राज्यों के बीच में ऐसा कोई विवाद हो जाए तो इस विवाद को हल करने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही इसकी पावर रखता है कि सुप्रीम कोर्ट में ही इस विवाद की सुनवाई होगी, किसी स्टेट हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो अच्छा, डॉक्टर नारायण पटेल जी की भी कविता हमारे बीच में आई है। डॉक्टर नारायण पटेल जी की कविता मैं देखता हूँ उन्होंने कब भेजी है। डॉक्टर नारायण पटेल जी, चलिए दो कविता हम लोग आज ले लेते हैं, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा कठिन भी था। मुझे लगता है जो क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन आपका शायद नहीं रहा होगा, क्वेश्चन सबके कंप्लीट हो गए होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप अभी भी कमेंट में लिख सकते हैं, और इस परिचर्चा के बाद भी हम लोग उसका आंसर उस पर कमेंट के नीचे लिख देंगे। मुझे लगता है मैंने बहुत कोशिश की है सिंप्लीफाई करने की। आप जानते हो ना कि एक छोटा सा वकील जो है बड़े बड़े जमींदारों को और बड़े बड़े जो पैसे वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता है। तो ये तो संविधान है, ये संविधान जो एक छोटा वकील छोटे कानून के माध्यम से तमाम लोगों को उलझा के रखता है, ये तो भारत की कानून की सबसे बड़ी किताब है। तो उसकी जो भाषा है उसमें कठिनता निश्चित रूप से होगी। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि साधारण से साधारण, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप सब लोग उसको समझ जाएं। तो मैं एक कविता, ये कविता मेरे पास आई है, शायद ये मुझे लगता है संभवतः डॉक्टर नारायण पटेल कटनी वालों की कविता है। मैं इस कविता को पढ़ता हूँ, जिसकी है बता देना किसकी है, क्योंकि मेरे पास कई सारी कविताएं आ चुकी हैं और कुछ कविताओं में नाम नहीं लिखा हुआ लोगों का। तो ये संभवतः डॉक्टर नारायण पटेल हैं कटनी मध्य प्रदेश से, उनकी ही कविता है। तो जैसा उन्होंने कहा कि सब मेरी कविता का क्या हुआ, तो मैं पहले उन्हीं की कविता पढ़ता हूँ, छोटी सी है। आज हम लोग 3 कविता पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे और कविताएँ आती रहेंगी। तो सिंपल सी बहुत छोटी सी कविता है, और आई थिंक कोरोना के ऊपर है, शायद कोरोना के ऊपर। क्या कविता है? शत्रु ये अदृश्य है, शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, कर न भूल तू जरा भी न फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल। तो जो कोरोना संकट है जिसमें लॉकडाउन की अपील की गई है, सभी लोग अपने घरों में रहें, उसी कोरोना के ऊपर एक कविता है संभवतः, और जिसकी भी है इस सेशन में अगर वो जुड़े हैं तो बता दें क्या है। शत्रु है ये अदृश्य, विनाश इसका लक्ष्य है, कर न भूल तू जरा भी न फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल। हिला रखा है विश्व को, हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर बढ़ा कदम जरा संभल, मत निकल मत निकल मत निकल। उसके बाद अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की, बहुत सुंदर लिखा है। उठा जो एक गलत कदम, उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम, तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल, मत निकल मत निकल मत निकल। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कोरोना के ऊपर,
और ये जो कविता है वो संदेश देती है कि दुनिया में जो खतरा है उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग बाहर ना निकलें, बाहर ना निकलें, बाहर ना निकलें। आगे जो एक कविता है ये भेजी है मुझे शायद डॉक्टर लाल सिंह आगरा, उनकी भी कविता है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। छोटी छोटी कविताएं हैं। डॉक्टर लाल सिंह आगरा ने हमें कविता भेजी है, समझना चाहता है फिर समझ कुछ भी नहीं पाता। समझना चाहता है फिर समझ कुछ भी नहीं पाता, मिटाना चाहता आदत अमल में क्यों नहीं लाता। समझना चाहता है फिर समझ कुछ भी नहीं पाता, मिटाना चाहता है आदत अमल में क्यों नहीं लाता। शौक दारू व गुटखे का लगा तुमको मेरे भैया, शौक दारू व गुटखे का लगा तुमको मेरे भैया, त्यागने में बुरी आदत को फिर कुछ भी नहीं जाता। त्यागने में बुरी आदत को फिर कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। आगे है, जवानों नौजवानों को करो बर्बाद क्यों ऐसे। जवानों नौजवानी को जवानों नौजवानी को करो बर्बाद क्यों ऐसे, जवानी में समझ परिवार को अर्जित करो पैसे। जवानी में समझ परिवार को अर्जित करो पैसे, पढ़ो सबको पढ़ाओ तुम, पढ़ो सबको पढ़ाओ तुम। अगर ऊंचा जो उठना है बनो औरों को बनाओ, श्री ब्रह्मानंद जैसे, श्री ब्रह्मानंद जी जैसे। रहो समाज में ऐसे कि गर्दन ऊंची हो जाए, ज्ञानी हो दान कर ज्ञान को तो सबको मन को भाए। और लाल सिंह जी ने फिर अपना जो है उसमें नाम उल्लेख किया है, रहो समाज में ऐसे कि गर्दन ऊंची हो जाए, ज्ञानी हो दान करे ज्ञान को तो सबके मन को भाए। लाल तू इस अंधेरी कोठरी से क्यों नहीं निकले, करो सेवा अमर जैसी तो ब्रह्मानंद कहलाए, तो ब्रह्मानंद कहलाए। डॉक्टर लाल सिंह राजपूत आगरा, उनके द्वारा ये रचित कविता है और बहुत सुंदर कविता है। हमारे बीच में अगर उमा विश्वजीत लोधी राष्ट्र से अगर उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा कि वो पहले बता दें। उनकी कविता हम लोग तभी पढ़ेंगे अगर वो होंगी, अगर वो नहीं है तो फिर कल के सेशन में उनकी कविता ली जाएगी। दो कविताएं हमने पढ़ी, एक कोरोना के ऊपर और दूसरी समाज में युवाओं के ऊपर के समाज में युवाओं को शिक्षा ज्ञान के प्रति और जो गुटखा जैसी जो बुराइयां हैं उनको कैसे दूर करना है। और बाकी आप सब लोग अपनी अपनी कविताएं बीच बीच में भेजते रहिए ताकि हम लोग रोज़ाना के सेशन में उनको शामिल करते रहें। और जैसा कि कल आपने देखा होगा, कल हमारा जब सेशन समाप्त हुआ 9:56-57 पर समाप्त हुआ था, उसके 3-4 मिनट बाद हमने प्रधानमंत्री को सुना और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन यथावत रहेगा। तो आप समझिए, अभी जो टीवी पर सुबह मैंने न्यूज़ में देखा था कि लगभग 11,000 के आसपास संख्या पहुंचने वाली है केसेस की। और जो लोग ये कहते थे कोरोना हमारे यहाँ नहीं आएगा, आप देखिए हर ज़िले में उसके संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो आप लोग इस समय बहुत ध्यान रखें, जितना संभव है ये जो निर्देश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं उतना हम लोग उसका पालन करें। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक साधना, एक तपस्या है, घर में रहना भी एक तपस्या है। सभी लोग इसका पालन करें और कोशिश करें कि कम से कम लोगों के संपर्क में आए ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। अगर ऐसा हम लोगों ने कुछ दिन कर लिया तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस कोरोना को हरा पाएंगे। बहुत सारे लोग इस बीच में जुड़े हैं और मुझे लगता है उमा विश्वजीत लोधी हमारे बीच में नहीं है, तो हम लोग कल उनकी कविता लेंगे। किसान की दुर्दशा, मुकेश लोधी ने मुझे कविता शायद भेज दी है, किसान की दुर्दशा अगर मिल गई होगी तो हम लोग कल 2 कविताएं करेंगे। उमा विश्वजीत की जो कविता है वो, और मुकेश लोधी एडवोकेट करमरा की कविता है। मुकेश से मैं कहूँगा कि दोबारा आप अपनी कविता भेज दें, एक बार मुझे याद आ जाए तो आप लोग अपनी अपनी छोटी छोटी कविताएं। अच्छा, दूसरा एक और जो चीज़ है, हम लोग एक और काम ये कर सकते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कई लोगों को हम पर्सनली भी जानते हैं। मेरा ये कहना है कि हम लोग अगर चाहें तो सभी लोग मिल कर के आपस में एक दूसरे के क्षेत्र के बारे में, विशेषताओं के बारे में भी 10-10, 12-12 लाइन लिख के भेज सकते हैं। जैसे आप लिखिए कि साहब मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, हमारा क्षेत्र में हमारे समाज की ये जनसंख्या है, हमारे लोगों का शिक्षा का ये स्तर है और हम लोगों के यहाँ पर
लोगों के पास जो संपत्ति और जो सुविधाएं हैं वो इतनी हैं, हमारे यहाँ इतनी गरीबी है, ऐसा समाज का स्टेटस है अभी। तो आप सब लोग यदि चाहें तो आप सभी लोग मिल करके अपने क्षेत्रों की विशेषताएं और अपने क्षेत्रों में जो कमजोरियां हैं, जो समस्या में आप भेज सकते हैं। तो हम लोग एरिया वाइज पूरे भारत को भी आप लोगों के माध्यम से जान सकते हैं कि हम वहाँ का समाज कैसा है, उसको जान सकते हैं, उनकी वहाँ संस्कृति रहन सहन कैसा है, एजुकेशन का लेवल क्या है, हमारे समाज के लोगों को वहाँ क्या दिक्कतें होती हैं, ये सारी चीज़ें भी हम सब लोग जान सकते हैं। तो आप यदि चाहें कविता नहीं लिख सकते हैं तो आप सब लोग अपने क्षेत्रों की विशेषताओं के बारे में, अपने क्षेत्रों की चीज़ों के बारे में भी हमें 10 से 12 लाइन में लिख करके भेज सकते हैं। और उसका एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सोशल मीडिया के लाइव सेशन के माध्यम से हम लोग आपस में एक दूसरे के क्षेत्रों को भी जान जाएंगे। अभी तक तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो हम सब लोग एक दूसरे को और गहराई से समझेंगे कि साहब मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ, चित्रकूट में हमारे यहाँ समाज की ये संख्या है, शिक्षा का स्तर ये है, रोज़गार के ये साधन हैं, हमारा समाज इन कठिनाइयों से गुजर रहा है। तो एक तरीके से हम लोगों को देश को समझने में बहुत सारी चीज़ों को का लाभ मिल सकता है। तो आप लोग चाहें तो कविता अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप 10 से 15 लाइनों में अपने एरिया के बारे में भी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए, तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 123 से लेकर के 132 तक की चर्चा की। कल हम लोग 133 से चर्चा करेंगे और 147 तक पूरा कोर्ट का जो मामला है, संघीय न्यायपालिका, ये समाप्त कर देंगे। तो कल हमारा सेशन थोड़ा बड़ा होगा और फोकस्ड होगा। आप चलिए, आप सब लोग इस परिचर्चा में जुड़े और मुझे लगता है 10 बज चुके हैं। अब हम लोगों का सेशन लगभग 1.25 घंटे का हो चुका है। तो अब हम लोग सेशन को विराम देते हैं और शाम को, आज शाम के 7:30 बजे के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल। नहीं, संविधान इतना आसान नहीं है। देखिए, संविधान जो है शैलेंद्र जी कठिन है। संविधान क्या है? कानून की किताब है। तो कानून की जो भाषा होती है, थोड़ी उसमें पेचीदगियाँ होती हैं, थोड़ी जटिलताएं होती हैं, वो हर किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग थोड़ा सा उसकी तैयारी करते हैं, फिर उनको समझ में आ जाता है। मैं संविधान की चर्चा आप सभी लोगों के बीच में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सब लोग उसको बहुत आसान लैंग्वेज में समझ जाएं, क्योंकि कठिन चीज़ों को पढ़ने के लिए फिर आपको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, आपको कोई व्याख्या करेगा। तो हम चाहते हैं कि लाइव सेशन के माध्यम से, और ये सेशन पूरे देश में जाता है, बहुत सारे लोग इसको बाद में देखते हैं, तो जो जो लोग आर्टिकल पर चर्चा करेंगे उनको कम से कम ये बेसिक समझ में आ जाएगा कि साहब हमारे संविधान में ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम लोग विराम देते हैं और शाम को 7:30 बजे मौर्योत्तर काल का भारत, कुछ खुराफाती लोगों ने जो इतिहास में गड़बड़ की हैं वो आज हम चर्चा करेंगे। शुंगों के बारे में, कण्वों के बारे में, सातवाहनों के बारे में, और किस तरीके से उन्होंने विकास की समानता की धारा को कुंद किया, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। आज के सेशन को हम लोग यही विराम देते हैं। आप सभी लोग इस परिचर्चा में जुड़े, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।